नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम है ना ऑलवेज विथ यू में। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मौर्योत्तर भारत या मौर्योत्तर काल इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इस मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, संगम काल, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, इस प्रकार से वंश होंगे। और इन सारे वंशों को हम, इनके शासकों को, प्रमुख इनको आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। यवनों का आक्रमण भारत की ओर। देखिए, यवनों का आक्रमण होगा भारत की ओर। इसकी सूचना पुष्यमित्र शुंग, जो कि वैद्रथ का सेनापति था, उसे मिलती है। अब वैद्रथ, जो कि मौर्य वंश पर मगध का शासक था और मौर्य वंश का था, वैद्रथ अशोक ने अपने शासकों को युद्ध में बहुत कमज़ोर कर दिया था। युद्ध से उनकी युद्ध प्रवृत्ति को समाप्त ही कर दिया था और इससे वे बेहद कमज़ोर हो गए थे। तो पुष्यमित्र शुंग को लगा कि वृद्धरथ यवनों पर यवनों से युद्ध करेगा नहीं, तो अपना राज्य खतरे में है। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। फिर देखिए, अब देखिए एक तथ्य और देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ, इसकी जानकारी किस किस में मिलती है? मालविका, अग्निमित्र, महाभाष्य और गार्गी संहिता, इन तीनों में इस बात की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं शुंग वंश के बारे में। इसका शासनकाल था 184 ईसा पूर्व से और 73 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। और पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक होगा, जो कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होगा। ठीक है, फिर ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को सही मानने लग जाता है और 2 स्तूप, भरतर और सारनाथ, इनका पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा को बनाया। शुंग शासनकाल में इंडो यूनानी शासक मिनेंडर, जिसका शासनकाल है 160 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व का, इसका आक्रमण होता है भारत पर। इस बात का विवरण नागसेन रचित मिलिंदपनो और क्षेमकृत रचित अवदान कल्पता में इस आक्रमण का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आएगा। कर्ण वंश का शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक का। देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव कर्ण, जो कि देवभूति का सेनापति या मंत्री था, उसने कर दी और कर्ण वंश की इसने स्थापना कर दी। स्थापना 73 ईसा पूर्व में। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बारे में इतना ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना 27 ईसा पूर्व में हुई। सिमुक द्वारा 27 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या, देखिए अंतिम शासक सुशर्मा था, उसकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो प्रमुख शासक है वो शासक देख लेते हैं। सातकर्णी प्रथम, जो कि सिमुक का पुत्र था। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची अभिलेख और नानाघाट अभिलेख में हमें मिलती है। नेक्स्ट, इसका जो राजा था, शासक था, हॉल था, ये 17वें नंबर का राजा था। ठीक है, इसने गाथा सप्तमी की रचना की, जो कि एक काव्य ग्रंथ था। और इसकी राज्यसभा में प्रमुख विद्वान कौन थे? एक तो गुणाढ्य, जिसने व्रत कथा की रचना की, और एक सर्ववर्मन, जिसकी संस्कृत व्याकरण तंत्र की इसने रचना की। नेक्स्ट आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 23वां राजा था, परम प्रतापी राजा था, नासिक प्रशस्ति में क्षत्रियों का मान चूर चूर करने वाला, और इसे
परशुराम समान ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, एक है इसकी माँ बलशरी का अभिलेख नासिक गु अभिलेख, जिसमें क्या क्या वर्णित है, जिसमें इसकी विजय और साम्राज्य के विस्तार के बारे में विवरण हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में कि इसका काल है जो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल। ठीक है, ये माना जाता है। फिर नेक्स्ट धार्मिक रूप से सहिष्णुता शासक था। ठीक है, सहिष्णु शासक था। और अंतिम शासक इस किसका, सातवाहन वंश का अंतिम शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। रुद्रदामन जो कि शक वंश का शासक होगा, रुद्रदामन ने इसे हराया था। इस बात का विवरण गिरनार अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अगला शक वंश। ठीक है, शक वंश का आगमन पूर्वी ईरान से हुआ। कहाँ से? पूर्वी ईरान से शकों का आगमन हुआ और पश्चिमी प्रदेश में यवनों को हराकर सत्ता स्थापित की। यवनों को हराएंगे और सत्ता स्थापित कर लेंगे। तक्षशिला, मथुरा और ये वाला जो एरिया है पश्चिमी प्रदेश, उसमें इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। फिर पुलवामी को रुद्रदामन ने हराया। ये देखिए, अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। नेक्स्ट देख लेते हैं रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन 145 ईस्वी में इसने सत्ता संभाली। ठीक है, और इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जो उसका राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उस द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र की जो किसान थे उनके सिंचाई के लिए प्रबंध किया गया था। उस सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो रुद्रदामन द्वारा करवाया गया। फिर आता है रुद्रदामन तृतीय। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य, जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने हराया और हत्या कर दी। ठीक है, और शक वंश का समापन कर शक का जो साम्राज्य था वो अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार शक वंश का अंत हो जाता है। और देखिए, एक वंश और है पल्लव वंश। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। पल्लव वंश ईरानी पार्थिया या पारसिया के निवासी थे। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था वो था मिथ्रेडेट्स। ठीक है, भारत में प्रथम शासक बोनोनीस था, जो कि 58 से लेकर 18 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का जो प्रतापी राजा हुआ वो हुआ गोडोफर्नीज। ठीक है, और समाप्त जो पल्लव वंश है उसका समापन यूची जाति के कुषाणों ने किया। ठीक है, यूची जाति के कुषाणों ने इसका समापन किया और कुषाण वंश की स्थापना की। अब देखते हैं कुषाण वंश को। कुषाण वंश यूची जाति जो कि चीन से संबंधित है, उस जाति के कैडफिसिस प्रथम ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, कब की? 15 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस वंश का जो प्रमुख राजा हुआ वो हुआ कनिष्क। कब? 78 ईसा पूर्व से लेकर 106 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। सबसे प्रतापी राजा था, शासक था। 78 ईसा पूर्व में शासक बना। महायान अनुयायी, जो कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उसमें से ये कनिष्क महायान का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट इसका शासन विस्तार मध्य एशिया। इस बात का विवरण सारनाथ स्तंभ में, सारनाथ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, राजधानी इसने पुरुषपुर पेशावर को बनाया। नेक्स्ट इसने कनिष्क नगर कश्मीर में बसाया। ठीक है, कनिष्क नगर बसाया और सिरकप तक्षशिला इसका भी इसने बसाया। सिरकप तक्षशिला भी कनिष्क ने जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट अश्वघोष के संपर्क से बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, अश्वघोष
ठीक है, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति करवाएगा। उसने उसके संपर्क में आने से इसने बौद्ध धर्म अपनाया और ये ही महायान अनुयायी, ठीक है, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित होगी। वसुमित्र ने महाविभास ग्रंथ की रचना की, ठीक है, वसुमित्र ने वहाँ इस पॉइंट को बाद में देखेंगे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और वहाँ पर हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, वसुमित्र ने महाविभास ग्रंथ की रचना की। इसके बारे में भी इसे भी याद रखना है क्योंकि ये वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल के दौरान था। नेक्स्ट, कला व साहित्य। अब कौन कौन सी रचनाएं हुई कनिष्क के काल में? देखिए, अश्वघोष ने बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण, इन दोनों की रचनाएं की। फिर नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में शून्यवाद की रचना की, शून्यवाद को बताया, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है शून्यवाद के रचना के कारण। फिर पार्श्व वसुमित्र ने सापेक्षवाद बताया और वसुमित्र ने महाविभास ग्रंथ की भी रचना की, इसे भी आप ध्यान में रखिए। फिर चरक ने चरक संहिता इसकी रचना की, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सीधा एग्जामिनर सामने दे देगा रचनाएं और रचनाकार का नाम, उसमें आपको मैच करवा लेगा कि किस रचनाकार ने कौन सी रचना की। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जो कनिष्क है, इन्हीं के काल में गांधार शैली, जो कि इंडो और ग्रीक दोनों का मिश्रण है, उस गांधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती शैलियों का विकास हुआ। मथुरा को कला का महान केंद्र माना गया, ठीक है, उस समय मथुरा कला का महान केंद्र था। फिर गांधार शैली को इंडो ग्रीक माइंडो बुद्धिस्ट कला भी, इस नाम से भी इस शैली को जाना गया। फिर शक संवत, देखिए कनिष्क ने 78 ईसा में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया। एक संवत और है, उसके बारे में देख लेते हैं, विक्रम संवत, जो कि 57 या 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो गर्द भिल्ल वंश के राजा विक्रमादित्य द्वारा इसे शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं हम सोने के सिक्कों के बारे में कि प्रथम बार किसने सोने के सिक्के भारत में चलाए। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक ने चलाए, जो कि विम कैडफिसिस था, जिसने 65 ईस्वी में इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। शक संवत 78 ईस्वी में और विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो विम कैडफिसिस था वो शिव का अनुयायी था, ठीक है, ब्राह्मण, इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जो कुषाण वंश था उसका अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि देवपुत्र कौन से वंश के शासकों को कहा गया? कुषाण शासकों को। फिर मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त होगी जिसमें अंकित था कि महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्क है। ये देखिए, कुषाण शासकों को देवपुत्र कह रहे हैं और इस बात का पता हमें मथुरा से मिली मूर्ति, उस पर अंकित था महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्क है। इस बात से हमें देवपुत्र के बारे में पता लगता है। फिर शट का वस्त्र मथुरा से प्राप्त हुआ, इसका भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम संगम काल में। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक ये संगम काल रहा। दक्षिण भाग में ये संगम वंश मिलता है। अब देखिए, 3 संगम हुए, मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई उत्तरी। देखिए, मदुरई 4400 वर्षों से चला आ रहा था,
कपाटपुरम 3700 वर्षों से चला आ रहा था। मदुरई उत्तरी में 1850 वर्ष से ये संगम चला आ रहा था। देखिए जो मदुरई है उसके जो अध्यक्ष है वो है अगस्त्य ऋषि। कौन? अगस्त्य ऋषि। कपाटपुरम जो संगम है उसके सदस्य हैं तोलकापियर। और मदुरई जो उत्तरी में है उसके अध्यक्ष थे नक्कीर। इस प्रकार से अध्यक्षों के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर कि द्वितीय संगम। देखिए प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो प्रथम संगम का कौन अध्यक्ष था, द्वितीय संगम का कौन था, तृतीय संगम का कौन था, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए जो संगम काल था उसमें प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य, ये 3 राजवंश थे प्रमुख। देखिए चेर वंश की राजधानी फाजी या करुयर थी और चोल वंश की जो राजधानी थी वो उरैयर थी और पांड्य की मदुराई थी। ठीक है, कोकाई व मदुराई, प्रमुखतः मदुराई थी। फिर बाद में जो राजकीय चिन्ह है वो चेर वंश का धनुष था, चोल का बाघ था और पांड्य का मछली था। ये भी सीधे सीधे एग्जामिनर पूछ सकता है या आपसे मैच भी करवा सकता है, या आपको चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांड्य, हिरन और इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का प्रश्न देकर ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा गलत है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे चेर वंश में, चोल वंश में, पांड्य वंश में। देखिए इस प्रकार से प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? चेर का बंदर, चोल का पुहार और पांड्य का सालीपुर बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए संगम काल में जो कर प्रकार थे वो 3 कर थे। 3 कौन कौन से? करय जो कि एक भूमि कर था, उल्गु जो कि एक सीमा शुल्क था और इक है जो कि अतिरिक्त कर के रूप में आता था। अब देखिए इंद्र, मुरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? देवव्रत कहा जाता था। क्या? देवव्रत इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता था। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि इस संगम काल में जो प्रमुख आय का स्रोत था वो था कृषि। ठीक है, और चेर, चोल, पांड्य इन तीनों का जो संगम स्थल था वो था विरुक्का कंपालिया। क्या? विरुक्का कंपालिया। ये तीनों का संगम स्थल था, तीनों वंशों का संगम स्थल। ये भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम गुप्त साम्राज्य, जो कि 275 ईस्वी से लेकर 570 ईस्वी तक का है। इसे हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आता है पुष्यभूति वंश, जो कि जिसका राजा था हर्ष प्रमुख था। हर्ष की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष होंगे गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य। ये संघर्ष 783 ईस्वी से चल के और 915 ईस्वी तक चलेगा और अंतिम रूप से इसमें गुर्जर प्रतिहारों की विजय होगी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रकूट वंश, जो ये 3 वंश है जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे हैं, उनका शासनकाल किस प्रकार से रहेगा? राष्ट्रकूट राजवंश का 750 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट राजवंश रहेगा। फिर पाल वंश 750 से लेकर 915 ईस्वी तक ये पाल वंश रहेगा और गुर्जर प्रतिहार 783 से लेकर 910 ईस्वी तक ये गुर्जर प्रतिहार वंश रहेगा। इस प्रकार से हमने मौर्य काल को कंप्लीट पढ़ लिया है। एक बार 5 मिनट में फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मौर्योत्तर भारत, मौर्य वंश का समापन, वृद्धरथ इसका अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो कि वृद्धरथ का सेनापति था, इस द्वारा इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश जो 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के मध्य इसका शासनकाल। फिर इसका जो प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग शासक प्रथम संस्थापक था और इसने राजधानी पाटलिपुत्र विदिशा को
अपनी बनाया और इसी के शासनकाल में इंडो यूनानी आक्रमण हो गई जो कि मिनेंडर करेगा। इसका विवरण नागसेन रचित मिलिंद पनोत क्षेमकृत रचित अवदान कल्पिता में मिलता है। और शुंग वंश के जो शासक पुष्यमित्र शुंग थे संस्थापक, उन्होंने 84,000 अशोक के स्तूप को नष्ट करवा दिया और बाद में 2 स्तूप भरतर व सारनाथ का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद ये यवनों के आक्रमण का जो जानकारी मिलती है वो मालवी काकनिमित्र महाभाष्य और गार्गी संहिता से मिलती है। फिर बाद में आता है कण्व वंश की स्थापना होगी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या वसुदेव कण्व जो कि सेनापति है उस द्वारा करके, और कण्व वंश की स्थापना, इसका शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, और अंतिम शासक इसका सुशर्मा। अब देखिए अंतिम शासक सुशर्मा है, उसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दी जाएगी और 27 ईसा पूर्व में, और सातवाहन वंश की स्थापना होगी। फिर इसके जो प्रमुख शासक है सातकर्णी प्रथम, ये इसकी जानकारी ये सिमुक पुत्र था। और इस सातकर्णी के बारे में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची अभिलेख और नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसका एक राजा हॉल हुआ, 17वें नंबर का राजा था। इसने गाथा सप्तमी की रचना की जो कि एक काव्य ग्रंथ है। फिर राज्यसभा में प्रमुख विद्वान गुणाढ्य वृद्धकथा इसने रचित इसकी रचना है। और सर्ववर्मन की रचना संस्कृत व्याकरण तंत्र है। इस प्रकार से ये प्रमुख विद्वान थे और इनकी रचना ये है। ठीक है। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये 23वें नंबर का राजा, परम प्रतापी था। नासिक प्रशस्ति में क्षत्रियों का मन चूर चूर करने वाला, और इसे परशुराम समान ब्राह्मण बताया गया है। नासिक गुहा लेख, ये इसकी माँ बलशरी का था, जिसमें इसकी विजय और साम्राज्य के बारे में विस्तार का विवरण मिलता है। और इस काल को ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इसका किसका, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसके काल को। फिर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। अंतिम शासक इसका वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था, जिसका वध रुद्रदामन द्वारा कर दिया जाएगा। और इस बात का उल्लेख गिरनार अभिलेख में मिलता है। देखिए रुद्रदामन द्वारा इसकी हत्या करके, और शक वंश की स्थापना होगी। शकों का आगमन पूर्वी ईरान से हुआ था और पश्चिम प्रदेश में यवनों को हराकर सत्ता स्थापित की थी। फिर पुलवामी को रुद्रदामन ने हराया था, ये बात हो ही चुकी है। रुद्रदामन, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। फिर रुद्रदामन तृतीय, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और हत्या कर दी, और शक वंश का समापन कर दिया और शक वंश के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। फिर पल्लव वंश को देख लेते हैं एक नज़र। ईरानी पारसिया निवासी थे। संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। भारत में प्रथम शासक बोनोनीज 58 ईसा पूर्व से 18 ईसा पूर्व इसका शासन काल रहा। इसका प्रतापी राजा गोंडोफर्नीस था। और इस पल्लव वंश का समापन यूची जाति के कुषाणों ने करके और कुषाण वंश की स्थापना की। इसके बाद कुषाण वंश यूची जाति जिनसे संबंधित कैडफिसिस प्रथम ने इसकी स्थापना 15 ईस्वी में की और ये संस्थापक कहलाता है। फिर इसका जो प्रमुख राजा है वो इसका जो प्रथम शासक है वो है कनिष्क। प्रथम नहीं, इसका जो प्रतापी राजा था, शासक था, वो कनिष्क था। और इसने 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में ये शासक बना। और ये महायान अनुयायी जो महायान अनुयायी था, महायान बौद्ध धर्म की एक संप्रदाय है। हीनयान महायान, इसमें से महायान का अनुयायी था। शासन विस्तार इसका मध्य एशिया, इस बात की जानकारी सारनाथ अभिलेख में। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। इसने कनिष्क नगर कश्मीर में बसाया। ठीक है। इसने बौद्ध धर्म अश्वघोष के संपर्क में आने के बाद किया। और यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित होगी। ठीक है। हीनयान महायान में विभक्त होगा चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म। फिर बाद में कला साहित्य में अश्वघोष, इसने ये बुद्ध चरित्र सारिपुत्र प्रकरण इसकी रचना की। फिर नागार्जुन जो कि माध्यमिक सूत्र के रचयिता, और इसने शून्यवाद की रचना की। इस कारण इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। फिर
पार्श्व ने सापेक्षवाद को दिया और वसुमित्र ने महाविभास ग्रंथ की रचना की। फिर चरक ने चरक संहिता की रचना की। ये सब सारे रचनाकार कनिष्क के शासनकाल के दौरान थे। ठीक है। फिर इन्हीं के काल में गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली का विकास हुआ। मथुरा को कला का मान केंद्र था इस शासनकाल के दौरान, और गांधार शैली को इंडो ग्रीक माइंडो बुद्धिस्ट कला के नाम से भी जाना जाता है। इसने कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया। सोने के सिक्के सबसे पहले विम कैडविसिस प्रथम ने 65 ईस्वी में चलाए, और विम कैडफिसस शैव अनुयायी था। अंतिम शासक इसका वासुदेव होगा। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया। इसकी जानकारी मथुरा से प्राप्त मूर्ति जिसमें अंकित था महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क है, उससे हमें जानने को मिलती है। शट का वस्त्र मथुरा से प्राप्त हुआ, ये इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। फिर संगम काल आता है। 3 संगम हुए, मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई उत्तरी, और इनके अध्यक्ष मदुरई के अगस्त्य ऋषि, कपाटपुरम के तोलकापियर और मदुरई के नक्कीर। इस प्रकार से इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रमुख राजवंश देखने को मिलेंगे हमें चेर, चोल, पांड्य, ये दक्षिण के हैं, और चेर की राजधानी ये वाज्जी, और चोल की उरैयार, पांड्य की मदुरई। राजकीय चिन्ह चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांड्य का मछली, और फिर प्रमुख बंदरगाह चेर वंश का बंदर, चोल का पुहार, पांड्य का शालीपुर। इस प्रकार से ये प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे। और संगम काल के दौरान 3 प्रकार के कर थे। करय जो कि भूमि कर था, ओल्गु जो कि सीमा शुल्क था, और इक है जो कि अतिरिक्त कर में आता था। फिर इंद्र, मुरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम, इनको संयुक्त रूप से देवव्रत कहा जाता था उस समय। फिर बात करते हैं हम, जो प्रमुख आय का स्रोत था वो कृषि था। चेर, चोल, पांड्य की जो तीनों का संगम स्थल था वो था विरुक का काम्पिया। ठीक है। फिर गुप्त साम्राज्य आता है। फिर पुष्पवती वंश आ जाता है। इसमें हर्ष प्रमुख राजा होंगे। फिर हर्ष की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष होंगे, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इस प्रकार से। फिर हमने देख ही लिया है ये विवरण। अंतिम रूप से इनमें गुज्जर प्रतिहारों की विजय होगी, और इस तरीके से हमारा मौर्य काल या मौर्योत्तर भारत या मौर्योत्तर काल हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करके हम है ना लिखना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ हम है ना चैनल हमारा दिख जाएगा आपको, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।